अस्सलाम वालेकुम जी। आज लैंडा के हम एपिसोड 5 के साथ हाजिर हैं, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में कस्टमर एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते हैं और मार्केट से जो क्वेश्चंस या क्यूरीज लोगों की होती हैं हम तक पहुंचती हैं, हम उन्हें एड्रेस करते हैं ताकि लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें और स्विच कर सकें सोलर की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पैनल पे मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ सलमान एजाज और दूसरी तरफ मुनीफ खालिद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जैसे कि हम डिस्कशंस करते हैं, आज भी हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम उस मालूमात से, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि उस मालूमात से आपका फ़ायदा हो और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसके साथ साथ हम स्विच करेंगे मुनीफ खालिद साहब की तरफ। ओवर टू यू मुनीफ साहब। थैंक यू सो मच दुलानी साहब। जी सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि आप पहले मुझे ये बताएं कि हमने अभी लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि सोलर की क्या बेनिफिट्स हैं और किस आगे आप क्या देखें, लेकिन मेरा आज का सवाल जो है कि आप सोलर को अगले आने वाले 5 साल 10 साल में कहाँ देखें? सोलर को सिर्फ वर्ल्ड वाइड या इनसाइड पाकिस्तान? नहीं, ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड को नेशनली अगर बात करें तो आप कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान नेशनल ठीक हो गया। सर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसेप्ट बात कुछ यूँ है कि अगर आपने सोलर की जो वर्क है वो देखनी है तो अब से 10 साल पीछे चले जाएं। अब से 10 साल पहले आप देखेंगे सोलर का ट्रेंड ना होने के बराबर था। एनर्जी जो थी ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेसिबल थी, इतनी महंगी नहीं थी। एनर्जी रिलेटेड आइटम और एनर्जी बेसिकली जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है 2020 में आई थिंक स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद से देखेंगे दुनिया में एनर्जी प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो उनकी जो प्राइसेस हैं वो हाई चली गई। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो पिछले 10 साल का ट्रेंड है आप उसे फॉलो करें तो आपको जो अगले 10 साल का जो ट्रेंड मिलेगा ना वो उससे भी डबल होगा। मिसाल के तौर पर पिछले अगर 10 साल में आपके अगर 100 मेगावाट लगा है ना, तो अगले 10 साल में आपके 400 मेगावाट लगने तक के चांसेस हैं। मिसाल में कि इतना रैपिड इसमें ग्रोथ आएगी, जस्ट बिकॉज इसलिए कि वर्ल्ड वाइड जो एनर्जी है वो महंगी हो गई है, खाली पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड एनर्जी नहीं, कॉस्ट मेरा की। सवाल मैं आपकी बात ठीक है। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, एनर्जी महंगी हुई है जिसकी वजह से अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। ऑप्शंस है क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें विंड है, सोलर है, हाइड्रो है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम बना नहीं सकते, विंड पंजाब में ऐसा कामयाब नहीं है। ठीक है, उसके लिए साइली पट्टी या ऐसे इलाके जहाँ हवा पूरा साल ज़्यादा चलती है, तो उन एरियाज में तो विंड लगाया जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचती है सिर्फ सोलर। तो पाकिस्तान के हेमिस्फीयर को देखते हुए, यहाँ की जियोग्राफी और यहाँ का जो ग्रेडियंट फैक्टर जो लेवल है उसको सारी चीज़ों को देखते हुए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि सोलर इज द ओनली ऑप्शन टू मीट द एनर्जी डिमांड ऑफ ओवर कंट्री। ठीक है, जिसमें आप कोशिश करते हैं, जिसमें मेरी ये प्रेडिक्शन है ज़ाती तौर पे कि अगले 10 साल में आपको गाड़ियाँ भी आपको फ्यूल के बजाय आपको इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हुई नजर आएगी। सर मेरा सवाल और ये है जी कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आगे सोलर का फ्यूचर है, सब जी कुछ है, बात समझ आ रही है, लेकिन मेरा सवाल कुछ इस तरह है कि जैसे अभी हम लोग प्लेट्स पे काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल पहले पी टाइप का था, फिर एन टाइप में कन्वर्ट हो गया, जिस तरह बिल्कुल जनरेशन चेंज हो रही है। बिल्कुल तो मुझे इस पे बताया कि अगले 5 साल के अंदर इसके अंदर क्या जदीद टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं जी और जिससे हमें फायदा हो सके, हमारी कॉस्ट बच सके बिल्कुल। और जो हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट हो। अच्छा मुनी भाई, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। इसको मैं यूँ इलेबोरेट करूँगा कि सर जी सोलर क्या हर इंडस्ट्री का असूल है कि वो मॉडिफिकेशन वक्त के साथ साथ लाते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन कंपनी हो, गाड़ी की कंपनी हो, वो हर साल मॉडिफिकेशन बेहतर से बेहतर करते हैं। और इस तरीके से सोलर पैनल, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो सोलर सिस्टम या सोलर पैनल्स की जो कंपनियां हैं वो भी कंटिन्यूस R&D के प्रोसेस से गुजर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो वो भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही है। वो इसमें आप जो मैं बेहतरीन जो इसमें बेहतरी की गुंजाइश है वो ये है कि जस्ट बिकॉज आज ये पैनल 8x4 का है, इसकी वॉटेज रेशो है जी 550 वॉट। तो इन फ्यूचर अब से 5 साल बाद आप देखेंगे कि इसी साइज में आपको 600 वॉट तक का पैनल मिल जाएगा। मतलब कि साइज यही है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, इसी साइज में आपको 600 वॉट का मिल गया। उसका सेकंड बेनिफिट ये है कि जहां आपको स्पेस का इशू है,
छतों पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, कम स्पेस है, तो वहाँ वो पैनल्स बड़े कारआमद होंगे और उस जगह पे वो सोल्यूशन निकालेंगे। मल्टीपल इसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद मल्टीपल बेनिफिट्स होने हैं। जैसे कि हमने बात की कि इसकी एफिशिएंसी पे वर्क हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। अभी इसकी एफिशिएंसी 20, 21, 22% है, तो इसको इनहेंस करके ये 21 से 24, 25 की तरफ लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से एन टाइप जो हम पैनल्स की डिस्कशन करते हैं वो 26% है। तो लॉन्गी ने नया वेरिएंट एक लॉन्च किया हीमो 6, मार्केट में उसका बड़ा शोर है, उसकी 1% एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। मतलब इसी साइज में वो आपको 1% बेहतर एफिशिएंसी के साथ आपको आउटपुट देते हैं। तो उसकी डिग्रेडेशन लाइफ भी बेहतर है, बिकॉज उसके अंदर बस बार जो माइनर बस बार थी उनकी बर्बाद कम कर दी गई है। बाकी लॉन्गी एंड टाइप की तरफ हीमो 7 की तरफ भी जा रहा है, जिसकी एफिशिएंसी मजीद बढ़ होगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी बेस्ड वर्क किया जाएगा अगले 5-10 जितने भी साल हैं उसके अंदर। या हो सकता है कि इसके मटेरियल की शॉर्टेज हो जाने की वजह से कुछ नए मटेरियल भी दरियाफ्त किए जाएं जिसके साथ आप सोलर पैनल्स बना सकें, खाली सिर्फ सिलिकॉन पर रिलाय ना करें। जैसे जर्मनी अब हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू सोलर पैनल्स बना रहा है, ठीक है, तो अब सिलिकॉन के मुतबादिल जैसे उन्होंने आपने हाइड्रोकार्बन तलाश कर पैनल्स की लिए। जो बात करी जी कि पैनल्स के अंदर ये जिद्दत आ सकती है जी विद इन 2, 3, 5 इयर्स, 7 इयर्स। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आप थोड़ी सी आप इन्वर्टर के ऊपर और बैटरीज पे बात कर दें। इन्वर्टर्स पे तो बेसिकली रिसर्च मुकम्मल है। देखिए जी, वोल्टेज के स्टैंडर्ड डिसाइडेड है 230 वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है। इन्वर्टर में सबसे ज़्यादा क्या मॉडिफिकेशन आ जाएंगे कि बेहतर एफिशिएंसी वाले के बराबर के पैनल कि आप 6000 वाट के पैनल लगाएं, आप 5500 वाट तक की आउटपुट ले लें, इससे ज़्यादा बेहतरी आप नहीं ला सकते। अदरवाइज इस पे वर्क जारी है और मेजर जो प्रोडक्शन या मेजर जो वर्क होनी है रिसर्च होना है वो पैनल्स पे ही होना है। फ्यूचर जो है वो पैनल्स का ही है। इन्वर्टर्स तो साथ साथ चलते रहेंगे, तो मॉडिफाई अगर मैं होते रहेंगे। बैटरीज की बात करूँ आपसे। बैटरीज पे भी बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, नो डाउट। जो फ्यूचर है वो ऑफ ग्रिड का है, तो बैटरीज पे यूएस भी इस टाइम वर्क कर रहा है। यूएस अंडरग्राउंड बैटरीज बना रहा है कि अपना 1000 बाई 1000 मीटर का अंडरग्राउंड एरिया ओपन करके उसके अंदर लिथियम के, साल्ट के दूसरे सेल्स लगा के उसको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की प्लानिंग कर रहा है यूएस। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया भी इस पर वर्क कर रहा है। अरब अरब और दूसरे ममालिक दुनिया में एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हुए हैं। हमारे लिए तो ये टॉपिक सिर्फ बिल की हद तक है ना, वर्ल्ड वाइड तो इकोनॉमी भी इसी से जुड़ी हुई है, दुनिया की ट्रेड इसी से जुड़ी हुई है और दीगर मामला प्रोडक्शन लेना देना। आईटी आपका साथ आईटी आपका जितना आईटी का सिस्टम है वो सारा इलेक्ट्रिसिटी पे खड़ा है। बिजली ना हो तो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और पाकिस्तान में अगले 10 साल में मैं इसका फ्यूचर और ज़्यादा देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा समझ भाई, मेरा एक सवाल था नेट मीटरिंग के हवाले से। जी जो आजकल कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के सवाल करते हैं नेट मीटरिंग से कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। तो ये बेनिफिट्स मुझे आप ज़रा बता दें, नेट मीटरिंग क्या इसकी। जैसे कि सलमान भाई आप भी जानते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी पता ही है कि नेट मीटरिंग का जो मेजर बेनिफिट है वो तो ये है कि आपकी जो सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा जो बिजली होती है वो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं ग्रिड बांटना की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही। वो दिन में आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, रात में इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ फर्दर जो मजीद इसके बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आपका जो बिल है वो ज़ीरो हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो जो इन्वर्टर है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है नेट मीटरिंग से। इन केस कि आपका इन्वर्टर लगा हुआ है हाइब्रिड और आपने उसे विदाउट नेट मीटरिंग ऑन किया हुआ, तो जितनी आपकी इंटरनल लोड डिमांड है वो उतना जनरेट करके उसके बाद वो रेस्ट मोड पे चला जाएगा। अगर आपकी नेट मीटरिंग अनेबल हुई है तो वो पूरा दिन रेस्ट मोड पे नहीं आ सकेगा, वो पूरा दिन मैक्सिमम प्रोडक्शन ग्राफ देगा आपको कि सुबह जिस तरह सूरज उठा है उसी हिसाब से उसकी प्रोडक्शन होगी, जिस तरह सूरज डिक्लाइन होगा उसी हिसाब से उसका डिक्लाइन होगा। अदरवाइज अगर आप विदाउट नेट मीटरिंग सिस्टम लगाते हैं तो आपने दिन में चलाया, आपने 10 बजे के करीब एसी चलाया, वो एकदम 2 किलोवाट पे चला गया, फिर आपने एसी वगैरह घंटे बाद बंद कर दिया, फिर वो नीचे डाउन आ गया 300 400 500 वाट उसने बनाए जो कि ना होने के बराबर थी। ये तो आरओआई आपका लंबा हो गया। सेकंड बेनिफिट इसमें, थर्ड बेनिफिट ये है कि आपका आरओआई जल्दी आ जाता है नेट मीटरिंग के साथ, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपका जो बिल माइनस होता है, ठीक है। ये 2-3 बेनिफिट्स हैं और उसके साथ साथ आप सबसे मेजर बेनिफिट तो इनसाइड पाकिस्तान इसका यही है कि आप बिजली के बिलों से आपकी जान छुड़ी है। सर ये तो बात समझ आ रही है जी मुझे कि आपने बताया कि नेट मीटरिंग के अंदर हमें 2 बेनिफिट्स आपने जी मुझे डिस्कस की। जी नंबर 1 कि आपने कहा कि एक तो आपका रेस्ट मोड पे नहीं जाता पैनल, ठीक है, आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन देता है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया वो ये किया कि जो आप जो बिजली बना रहे हैं तो आपकी आरओआई जो है ना जी वो उसका टाइम पीरियड और कम हो जाता जी है बिल्कुल नेट मीटरिंग में। बिल्कुल ठीक अच्छा मेरा सवाल ये है कि कौन सी बैटरीज अच्छी होनी होती हैं
जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो और आगे कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल हो, जिस जो आपके ज़्यादा मैक्सिमम लोग वो अपने पास सेव कर सकें और उसको आगे जनरेट कर सकें। ठीक है, इसमें जी बेनिफिशियल तो हम किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लेंगे, यहाँ पर मेजर हम बस ये बताएंगे कि लिथियम आयन बैटरी जो सोलर के लिए डिज़ाइन की गई हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। उसके बाद अगर जो इकोनॉमिकली देखा जाए कुछ प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, उसका डिसएडवांटेज ये है। तो उसके ऑपोजिट लोग फिर वो टॉल ट्यूबलर डीप साइकिल जो बैटरीज हैं पानी वाली जिन्हें हम कहते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं लोग। तो दोनों बैटरियाँ बेनिफिशिएंट हैं, दोनों आपको रिटर्न देती हैं। और अगर लेकिन कंपेयर अगर मैं बात करूँ एफिशिएंसी की आपसे जी कि मेरी दिन की कंजप्शन है एफिशिएंसी के लिहाज से हर लिहाज से लिथियम सबसे बेस्ट है। लिथियम ज़्यादा रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, लिथियम रिकमेंडेड। क्यों? लिथियम का जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है डीओडी वो हम कम कर सकते हैं, वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ उसका आरओआई, उसका जो रिटर्न है वो 99% तक आपको रिटर्न दे सकती है। ट्यूबलर तो 60% के बाद हाथ खड़े कर देती है। लिथियम आपके मेरे मोबाइल में डलेगी है लिथियम, सिंपल इसको यूं समझ लेते हैं। आपका मोबाइल 1% तक ऑन रहता है, अगर यही आपकी लेड एसिड या दूसरी कोई बैटरी होती तो वो 20% पे आपको मोबाइल पावर ऑफ कर देती है। देखिए हमारे ट्यूबलर, हमारे यूपीएस पहले जो आते थे, और हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं यूपीएस के साथ बैटरी लगी होती थी ट्यूबलर, वो 80% वो लिक्विड वाली, तो वो 80% क्या 60% भी डाउन हो जाती थी ना, तो वो उसके बाद कट हो जाती है, यूपीएस ट्रिप होना शुरू हो जाता है। लिथियम में ऐसा चक्कर नहीं है, लिथियम आपको लीज तक लेके जाता है, मैक्सिमम रिटर्न देता है, उसके लॉसेस कम है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान जो उसके आपके लॉसेस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू ट्यूबलर। दैट्स वाई हम रिकमेंड करते हैं। उसकी लाइफ ज़्यादा है, उसका लाइफ स्पैन जो है वो 5 से 10 साल है, 3 से 5 साल तो उसकी वारंटी है। एक एक ब्रांड, एक दो ब्रांड्स हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, जैसे कि पाइलोटेक एक अच्छा ब्रांड है, उसको आप रेकमेंड कर सकते हैं कि वो आप लगाएं तो कोई मसला नहीं आएगा, 5 से 7 साल 10 साल आपको अच्छी चलेगी बैटरी। ठीक है। आप ये तो बात कोट करते हैं कि 30 साल आप पैनल्स की वारंटी दे रहे हैं, जी, बैटरीज की भी इस तरह आपको वारंटी देता है? बैटरीज की 3 साल 30 साल की तो नहीं है, बैटरी की 5 एक साल तक की, 3 से 5 साल तक की आती है वारंटी लिथियम। लिथियम की? जी आती है। ठीक है। और इसकी एक लिथियम आयन की जो बैटरी है, ये इसकी कॉस्ट कितनी है? सर इसकी कॉस्ट वेरी करती रहती है, जैसे कि आज डेट है 29 सितंबर 2023, तो आज के दिन में जहाँ तक लिथियम की जो 48 वोल्ट का 100 एम्पेयर आपका सेल है जो, वो तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख के होने जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आपको नजर आ रहा है, मुझे हम सबको नजर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तो आप पाकिस्तान से रिलेटेड आपके बारे में क्या ख्याल है इसके ऊपर? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो पाकिस्तान में ओवरऑल जो दुनिया में तो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह आपको पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स की वजह से ये चीज़ें ऊपर हो रही हैं और ये रिसोर्सेज श्रिंक होते जा रहे हैं, और दुनिया जो है वो अपना ऑर्डर चेंज कर रही है कि फ्यूल से, फॉसिल से निकल के रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, जस्ट बिकॉज क्लाइमेट चेंज एंड अदर फैक्टर्स। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर इसे देखा जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम तो ऑलरेडी एक वो क्या कहते हैं डिक्लाइन स्टेज पे, तरक्की याफ्ता नहीं, हम तरक्की तनाजुली की तरफ जा रहे हैं, उस पर रही सही कसर हमारे एनर्जी क्राइसिस ने पूरी कर दी। 2018 से लेकर 2013 से लेकर 18 के दरमियान कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्री चली, रेगुलेट हुई, रेवोल्यूशनाइज हुई, 18 के बाद 20 तक भी चली, थोड़ी बहुत बेहतर थी, मगर रिजल्टेंट क्या हुआ कि बढ़ते हुए एनर्जी प्राइसेस और इन दीगर मामलात की वजह से हमारे जो फिर एनर्जी आउटेजेस, जिन्हें हम लोड शेडिंग के पाकिस्तान की ज़बान में लोड शेडिंग बोलते हैं, लोड शेडिंग और ये दीगर मामला हमारे घरेलू मामला, घरेलू सिस्टम्स को तो इतना ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, मगर इंडस्ट्रीज़ के लिए ये चीज़ें बड़ी डैमेजिंग होती हैं कि उनका प्लांट में, प्रोसेसिंग यूनिट में एक चीज़ चली हुई है और चलते चलते एकदम लाइट चली गई, अब दोबारा उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में उन्हें 4 से 6 घंटे लग जाएंगे। तो इस लिहाज से इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होता है। जब एनर्जी क्राइसिस बढ़ता है तो बिजली के बिल और दीगर एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से बिजनेसेस पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ यूँ सम अप कर सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान में जो हमारा पहला मेजर इफेक्ट आता है वो इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है, इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है जिसकी वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। सेकंड, हमारा जो एजुकेशन, स्कूलिंग बैकग्राउंड, दूसरा तीसरा, उसमें भी इफेक्ट आता है। तीसरी चीज़, हमारा जो ट्रेडिंग सेक्टर है वो भी डिस्टर्ब होता है।
और इसके साथ साथ जो फर्दर रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल जो क्लाइंट्स हैं, जो एनर्जी यूजर्स हैं, उनको भी इफेक्ट पड़ता है। उसमें किसी बच्चे के इम्तिहान है, किसी के घर में पेशेंट है, किसी का कोई मसला, हॉस्पिटल्स को ले लें, उनको बड़ा मसला था। फिर उसके ऑपोजिट जब लोड शेडिंग होती है या एनर्जी क्राइसिस बढ़ता है, तो वो अल्टरनेटिव सोर्स यूज करते हैं, कोई जनरेटर चलाता है, कोई और चीज़ें करते हैं, तो वहाँ से भी इकोनॉमी को नुकसान होता है, एक्सपेंसिव एनर्जी आप यूटिलाइज करते हैं। तो इसलिए हमें अपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में और ओवरऑल दुनिया को देखा जाए तो एनर्जी क्राइसिस दुनिया का तो हमें मालूम नहीं कि कब तक रिजॉल्व होता है, मगर पाकिस्तान में हमें एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी लिफ्ट अप हो और हमारे जो बाकी सारे मामला है वो भी सीधे हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा मुल्क तरक्की करे, तो सबसे पहले हमें अपने मुल्क की एनर्जी पूरी करनी पड़ेगी। हम यहाँ इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि एनर्जी है तो इकोनॉमी लिफ्ट अप है, अगर एनर्जी नहीं है तो इकोनॉमी जीरो। बहुत शुक्रिया। जी सर, इसके साथ ही हम रैपअप करेंगे। आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। जैसे कि हम आप जानते हैं व्यूअर्स कि हमने डीप डिस्कशंस की, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर भी दिए और आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाई जो कि एक लेमैन को नहीं मालूम होती। और हम चाहते हैं कि अपनी वो चीज़ें जो कि आपके दिमाग में हैं, वो जो आपके लिए क्यूरीज या परेशानी का बायस बनती हैं, वो आप हमसे पूछें। नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप, तो हम आपको उनके आंसर्स भी देंगे। और फर्दर जो हमारे जो पैनल पे जो लोग हैं वो क्वेश्चंस लेकर आते हैं मार्केट से, तो हम उसका आंसर यहाँ करते हैं ताकि हम आप तक बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात पहुँचा सकें। इसी बेहतरीन मालूमात इसी चैनल से बेहतरीन मालूमात हासिल करते रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और फ़ायदा हासिल करिए। शुक्रिया। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।